वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंग्लिश पेडागोजी की बात करने जा रहे हैं। और ये जो इंग्लिश पेडागोजी है ये आपके एमपी टेट वर्क 2 के लिए तो है ही है। ये जो इंग्लिश पेडागोजी है आपके एमपी टेट वर्क 2 के लिए तो है ही है, साथ में आप सी टेट का भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। आपको पूरा लेवल दिया जाएगा, पूरा सेंट्रल का लेवल दिया जाएगा आप लोगों को। तो वर्ग 2 आपके लिए बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट रहेगा यहाँ पे। अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी को यहाँ से कवर कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है ना। तो बिना किसी बात के बढ़े आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी में अपने सिलेबस की तरफ गाइस। तो सिलेबस में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, चलो हम उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सिलेबस में हमने यहाँ पे क्या क्या देख रखा है, चलिए इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं एक बार। तो आपके पास में जो पहला पॉइंट आपको सिलेबस में मिल रहा है वो मिल रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, GTM। ये वेल नोन शॉर्ट फॉर्म है, मैंने नहीं बनाई है। ये आपको बुक्स में भी मिलेगी और एग्जामिनर भी पूछ लेता है ना, एग्जामिनर भी पूछ लेता है आप लोगों से। आगे आपके पास में सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड। लो भाई, डायरेक्ट मेथड हो गया। आपके पास में आगे जो पॉइंट रहने वाला है, आगे नेक्स्ट आपके पास में क्या रहने वाला है, स्ट्रक्चरल मेथड आपके पास में रहने वाला है, जिसको आप स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोलते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। आगे आपके पास में क्या मिल रहा है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग। कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग, लो भाई ये हो गया। आगे आपके पास में टीचिंग ऑफ पोएट्री हो गया, ग्रामर हो गया एंड कंपोजिशन हो गया। ये कंडीशन आपको मिल रही है। और आगे आपको क्या मिल रहा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में आपको क्या क्या मिल रहा है, सिलेक्शन मिल रहा है, ग्रेडेशन मिल रहा है, प्रेजेंटेशन मिल रहा है और टेस्टिंग मिल रहा है। अब इसका हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, तो सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग। इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में सिलेबस दिया गया है। हमारा क्या दिया गया है, ये सिलेबस दिया गया है इंग्लिश पेडागोजी के लिए। आई बात समझ में? एक बार फिर हम ध्यान से देखेंगे सिलेबस को और डिफाइन करेंगे सिलेबस को बहुत अच्छे से। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग, टीचिंग ऑफ पोएट्री, टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे कितने पढ़ने हैं, यहाँ पे हमें सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग के बारे में जानकारी लेनी है। इतना हम लोगों ने देखा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ तक तो आपके पास में क्या मिल रहे हैं, मेथड मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, मेथड मिल रहे हैं। अब देखो आगे यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग, है ना। कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है आपके पास में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दे दिया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग दे दिया। अब यहाँ पे अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं इसलिए इंग्लिश टीचिंग दे दिया। यहाँ पे हमने इंग्लिश को रिमूव कर दिया, इंग्लिश को रिमूव कर दिया तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। और तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT आप इसको बोलते हैं। वहीं पर आपके पास में अब देखो 6 नंबर में कितने टॉपिक मिल रहे हैं, 6 नंबर में आपको देखो टीचिंग ऑफ पोएट्री एक टॉपिक, टीचिंग ऑफ प्रोज दूसरा टॉपिक, टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन, यहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल गया। तो यहाँ पे आपको अलग टॉपिक मिल रहा है। अब देखो 7th नंबर में यहाँ पे भी आपको अलग टॉपिक मिल रहे हैं कि भाई सर सिलेक्शन मिल गया, यहाँ पे ग्रेडेशन मिल गया आपको, यहाँ पे प्रेजेंटेशन मिल गया और यहाँ पे टेस्टिंग मिल गया। आई पूरी बात समझ में? अब इनको पढ़ने के लिए हमें कई तरीके की टर्मिनोलॉजी को देखना रहता है। उन टर्मिनोलॉजी को किस टाइप में देखेंगे, किसके बिहाफ पे देखेंगे, हम वो चीज समझने वाले हैं। अब चलो देखते हैं। इतना आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ELT। अब सर ELT क्या कहलाता है, तो ELT आपका कहलाता है
इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब एक बात याद रखो आप लोग कि ये जो आपके पास में सिलेबस दिया गया है, ये जो आपके पास में गाइस सिलेबस दिया गया है, क्या ये इंग्लिश का सिलेबस है? क्या ये इंग्लिश का सिलेबस है? क्या ये केवल इंग्लिश का सिलेबस है? तो नहीं, ये आपका केवल इंग्लिश का सिलेबस नहीं है। ये आपका जो सिलेबस है ये कहलाता है लैंग्वेज टीचिंग। क्या कहलाता है? लैंग्वेज टीचिंग कहलाता है। देखो बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए जाना। आज की क्लास अगर आप लोगों ने समझ ली तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको पेडागोजी इंग्लिश आ चुकी है भाई। लैंग्वेज एक्विजिशन आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बस ध्यान से समझते जाना आप लोगों को। तो इसको हम इंग्लिश का सिलेबस नहीं बोलेंगे, इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस नहीं बोलेंगे, ये लैंग्वेज टीचिंग है। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप कि अगर यहाँ पे इंग्लिश ना होकर हिंदी होता आपके पास में, हिंदी ना होकर उर्दू होता आपके पास में, तो भी क्या यही सिलेबस रहता? हाँ सर, यही सिलेबस रहता। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? इंग्लिश टीचिंग, सॉरी लैंग्वेज टीचिंग देख रहे हैं, भाषा शिक्षण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भाषा शिक्षण देख रहे हैं हम लोग। और भाषा में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बात समझ में आई? अब लैंग्वेज टीचिंग में अगर हमने देख लिया, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग में हमने देख लिया कि बहुत सारी भाषाएं हैं, तो कौन कौन सी लैंग्वेज टीचिंग हो सकती हैं? कौन कौन सी लैंग्वेज टीचिंग हो सकती हैं? तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईएलटी की, अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में हमें आना है, तो सबसे पहले हमें भाषा शिक्षण के बारे में बात करना है। तो हमें उनके वेरिएशन भी देखने पड़ेंगे कि लैंग्वेज टीचिंग में कौन कौन से हैं। चलो उनको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोल दिया कि फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग। फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग में भी क्या आएगा? आपके वही सारे जो सिलेबस में दिए गए हैं पॉइंट, वही सब आएगा। सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, अब जब सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग दिया गया है तो फर्स्ट लैंग्वेज टीचिंग भी होगा। हाँ सर, फर्स्ट लैंग्वेज टीचिंग भी है, फर्स्ट लैंग्वेज टीचिंग भी है। तो चलो हम सबसे पहले लैंग्वेज टीचिंग को समझ लेते हैं कि भाई फर्स्ट लैंग्वेज क्या कहलाती है, सेकंड लैंग्वेज क्या कहलाती है और फॉरेन लैंग्वेज क्या कहलाती है। थर्ड लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, फोर्थ लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट है। चलो इसको समझ लें एक बार। आई होप तो आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में आइडिया हो गया होगा, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ इतना? बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईएलटी में सबसे पहले हम लैंग्वेज को देखते हैं। तो ये हमारे पास में लैंग्वेज रही हैं, उनको हम बढ़िया से समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से, यहाँ पे जो आपको L1 मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको L1 मिल रहा है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब, अब फर्स्ट लैंग्वेज को आप क्या बोलेंगे? L1 बोलेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? L1। याद करते जाइए, शॉर्ट फॉर्म, वेल नोन शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद करना है बहुत अच्छे से। L2 जो वर्ड दिया गया है, L2 को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। L2 को क्या बोलते हैं? सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। MT जो वर्ड दिया गया है, MT को मदर टंग बोलते हैं। NL जो वर्ड दिया गया है इसको नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। TL जो वर्ड दिया गया है इसको टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। और FL जो वर्ड दिया गया है इसको फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। आई पूरी बात समझ में? अब सर इनका काम क्या है, कैसे क्या है, चलो उसको भी समझते हैं। अब जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज दी गई है, समझिएगा यहाँ पे जो आपके पास में फर्स्ट लैंग्वेज दी गई है, इस फर्स्ट लैंग्वेज को ही हम लोग मदर टंग भी बोलते हैं और इसको ही हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब सर MT इज इक्वल टू NL इज इक्वल टू L1। आई बात समझ में? जो मातृभाषा हो गई है हमारी, मातृभाषा जो हो गई है उसको ही हम फर्स्ट लैंग्वेज बोलेंगे, प्रथम भाषा बोलेंगे, नेटिव लैंग्वेज बोलेंगे। बात समझ में आई?
अब सर सेकंड लैंग्वेज किसे बोलते हैं? तो ऐसी भाषा जिसको हम सीखते हैं, जिसको सिखाया जाता है, जिसको सिखाया जाता है उसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, या जिसके बारे में हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। लो भाई, सेकंड लैंग्वेज हमारी क्या है? सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। सेकंड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। आई पूरी बात समझ में? मतलब सर अगर फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? मदर टंग। सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाती है कि भाई सर सेकंड लैंग्वेज आपके पास में क्या हो जाती है? जो आपकी क्या है? L2 कहलाती है, इंग्लिश हो गई है सेकंड लैंग्वेज। अब मदर टंग तो सर फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज सर फर्स्ट लैंग्वेज। अब सर टारगेट लैंग्वेज क्या कहलाती है? तो टारगेट लैंग्वेज वो कहलाती है जिसको हम सिखाते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट के अनुसार, रूल्स के अनुसार जिसको हम सिखाते हैं वो टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। वो कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। जो हम क्या सिखाते हैं ग्रामर के अनुसार, रूल्स के अनुसार, जो चीजें हम सिखाते हैं लैंग्वेज में वो हमारी टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। और सर फॉरेन लैंग्वेज क्या कहलाती है? तो अब आपसे अगर हम पूछे कि जैसे ही फॉरेन लैंग्वेज क्या कहलाती है तो आप लोगों के मन में विचार क्या आएंगे? फॉरेन लैंग्वेज क्या कहलाती है? आप लोगों के विचार आएंगे जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, रशियन हो गया। तो ये जितनी भी भाषाएं हैं आपकी कौन सी भाषा है? फॉरेन लैंग्वेज कहलाती है। कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? फॉरेन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है सर, ओके डन। क्या सर अगर हम बात करें तमिल की, तेलुगु की, पंजाबी की, तो क्या ये सब हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है? क्या ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, क्या ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज हैं? हाँ सर, ये भाषाएं भी हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि हमारी जो देखो, अब आप लोगों से बोला कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताओ। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है? तो सर राष्ट्रभाषा नहीं होती है, राजभाषा होती है। और राजभाषा हमारी क्या है? राजभाषा हमारी हिंदी है। राजभाषा हमारी हिंदी है, मतलब L1 हमारी क्या है? हिंदी है। और सर L2 क्या हो जाएगा? L2 सर इंग्लिश हो जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगा हमारे पास में। क्या हो जाएगा? L2 हमारे पास में L2 हो जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगा। मतलब जो बहुभाषीय कंट्री होती हैं, बहुभाषीय देश होते हैं, उनमें आपकी जो पहली लैंग्वेज होती है वो आपकी मदर टंग कहलाती है, L1 कहलाती है, फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? वो आपके बीच का काम करती है। बीच का काम इन द सेंस, मतलब फॉर एग्जांपल कि पूरे के पूरे देश में वो एक भाषा का यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे मान लो आप कुछ कुरकुरे लेने जा रहे हैं, चाउमीन लेने जा रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट देखा है तो सब उसका उसी भाषा में लिखा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा अपने इंडिया में बहुभाषीय कंट्री है, और बहुभाषीय कंट्री है तो आपने क्या देखा होगा कि आप चाउमीन लेने जाओ, मैगी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ तो उसमें इंग्लिश में लिखी रहती है सारी चीजें। मतलब सेकंड लैंग्वेज हमारी कौन सी कहलाएगी? जिससे आप सेकंड जुड़ सके एक दूसरे से। और जितने भी हमारे देश रहे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, वहां पे सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग रहेगी और सेकंड लैंग्वेज क्या रहेगी? इंग्लिश रहेगी। आई पूरी बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ? ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड लैंग्वेज हुई। अब टारगेट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? तो टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज कहलाती है गाइस जिसको हम सीखते हैं ग्रामर के अनुसार। और किसके अनुसार? किसके अनुसार? ग्रामर के अनुसार सीखते हैं, रूल्स के अनुसार सीखते हैं, टारगेट लैंग्वेज। और फॉरेन लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? तो सर फॉरेन लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज कहलाती है जो ना तो L1 होती है ना L2 होती है। जो ना तो L1 होती है ना L2 होती है। हम इस टाइप में याद कर लेंगे कि फॉरेन लैंग्वेज वो लैंग्वेज कहलाती है जो ना तो L1 होती है और ना ही L2 होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि फॉरेन लैंग्वेज कौन सी होती है? ना तो सर L1 होगी और ना ही L2 हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना सभी को? कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? L1 L2 का, फॉरेन लैंग्वेज का, टारगेट लैंग्वेज का। क्लियर हुआ ना सभी को? अगर देखो क्लियर हुआ है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर ऑल क्लियर है। देखो ये जो वीडियो है अभी किस पे मैं डाल रहा हूँ? अभी डाल रहा हूँ मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ।
अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, बहुत जल्द लाइव क्लासेस लूंगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर हम फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जो लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हैं, जो लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हैं वो आपकी टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। फिर कोई भी आपकी भाषा हो, देखो ये चीज़ों में मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। जैसे मान लो कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़ानी है, जैसे हमें तो भाई हिंदी लैंग्वेज पढ़ानी है। कौन सी हिंदी लैंग्वेज पढ़ानी है? तो हिंदी लैंग्वेज भी आपकी टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी। हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है, भले सेकेंड लैंग्वेज है लेकिन वो फिर हमारी टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी। हमें फॉरेन लैंग्वेज पढ़ानी है, भले ही फिर वो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है लेकिन फिर वो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी। आई बात समझ में सभी को? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे की कंडीशन को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। सेकेंड लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं बताओ आप लोग थोड़ा? सेकेंड लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? सेकेंड लैंग्वेज को L2 बोलेंगे। सेकेंड लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? L2। और फर्स्ट लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? फर्स्ट लैंग्वेज को L1 बोलेंगे। फॉरेन लैंग्वेज को FL बोलेंगे। वो फर्स्ट लैंग्वेज ही आपकी नेटिव लैंग्वेज है और फर्स्ट लैंग्वेज ही आपकी मदर टंग है। क्लियर हुआ सभी को? आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज क्या टारगेट लैंग्वेज हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। क्या सेकेंड लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें सीखने के लिए मिल गई है कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होती है, टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है, मदर टंग कौन सी होती है, नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है और फॉरेन लैंग्वेज कौन सी होती है। आई होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इतना क्लियर है सभी को? यस और नो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम फुल फॉर्म की तरफ बात करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। वो कंडीशंस क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ELT। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ELT। ELT मतलब क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बात करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में देखो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं। क्या दिए गए? फुल फॉर्म दिए गए हैं। इन फुल फॉर्म को समझने के लिए, इन फुल फॉर्म को समझने से पहले हम कुछ एक कंडीशन को देखते हैं। उस कंडीशन को आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझो। उस कंडीशन को यहाँ पे ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर बात की ब्रिटेन की, जैसे हमने ब्रिटेन की बात की और ब्रिटेन में हमने बोला कि आपकी जो L1 है वो क्या है? तो सर ब्रिटेन में तो L1 इंग्लिश है। अब वो बहुभाषीय देश नहीं है तो वहां पे L2 का कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना? वो बहुभाषीय देश नहीं है तो L2 का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता है वहां पे। तो L1 हमारा ब्रिटेन में हो गया, इंग्लिश हो गया। अब चलो हम इंडिया की बात करें। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो L1 है वो हमारी क्या है? इंडिया में सर हिंदी है। और L2 क्या है? तो सर L2 हमारे लिए क्या हो जाएगी? L2 हमारे लिए इंग्लिश हो जाएगी। L2 हमारे लिए क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। वहीं पर अगर हमने बात की फ्रांस की, तो फ्रांस की जो L1 है वो क्या है? फ्रेंच है। फ्रांस की L1 क्या हो जाएगी? फ्रेंच। और अगर हम L2 की बात करें तो सर L2 तो नहीं होती है फ्रांस में, तो हम सीधा फॉरेन लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे जो लैंग्वेज टीचिंग है, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ब्रिटेन में आपको पता है कि जो इंग्लिश है वो आपकी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है। इंडिया में हम पढ़ रहे हैं कि सर इंडिया में जो आपकी इंग्लिश है वो L2 है, सेकेंड लैंग्वेज है। और अगर हमने फ्रांस में देखा कि सर फ्रांस में आपके पास में जो इंग्लिश दिख रही है वो कौन सी लैंग्वेज दिख रही है? फॉरेन लैंग्वेज दिख रही है। समझ में आ रही ना बात? मतलब इंग्लिश को आप नेटिव लैंग्वेज के सेंस में भी देख सकते हैं। कोई देखो, जो जनरली सामान्य लोगों के लिए बताई जा रही है ये बात और किसी के लिए नहीं, केवल सामान्य लोगों के लिए बात। अगर इंग्लैंड में हुआ तो फिर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज कहलाएगी, फ्रांस में हुआ तो फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी, इंडिया में हुआ तो सेकेंड लैंग्वेज कहलाएगी। बात समझ में आ रही है?
तो यही कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे सिखाया गया है डिटेल में। आई पूरी बात समझ में? कैसे? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले बात की ELT। ELT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ELT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब ESL की बात करें तो ESL का मीनिंग होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। देखो अभी मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना ELT कहलाता है। फिर हमने आपसे पूछा कि ESL का फुल फॉर्म क्या है, तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगा। अब सेकेंड लैंग्वेज कहाँ है? हमारे इंडिया में है। बात समझ में आ रही है? EFL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। लो भाई, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसके सेंस में हम लोगों ने देखा। आगे TESL, तो TESL टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये दिया गया है। मतलब इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज और टी ऐड कर दिया तो टीचिंग हो गया। फिर TEFL दिया गया है, तो टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये कंडीशन आपको दी गई है। ओके सर। अब देखो यहाँ पे आपको पता है टीचिंग इंग्लिश और यहाँ पे एल लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो SO दिया गया है ये क्या है, तो देखते हैं। टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर्स लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, बात क्या हो रही है? टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स। अब किनको इंग्लिश की टीचिंग करना है? किसको टीचिंग करना है भाई? ऐसे स्पीकर्स को जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, अदर लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, उनको टीच करना है इंग्लिश में। जो अदर लैंग्वेज के स्पीकर हैं उनको इंग्लिश में सिखाना है, तो उनके लिए वो कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी? टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? देखो आगे। अब बात करें SLA की, तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। और अब बात करें SLAA की, तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एसोसिएशन। अब यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ELT देख लिए हैं कि एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ELT के वो क्या है। तो ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ESL इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, EFL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, TESL टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, है ना? TEFL टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, TESOL टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, SLA सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, SLAA सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एसोसिएशन। ये हम लोगों ने इतने फुल फॉर्म कवर किए। अब चलो इनको समझते हैं। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, अभी हम लोगों ने जनरली देखा कि इंग्लिश को जो है वो सेकेंड लैंग्वेज L2 बताया गया है हमारे इंडिया में। हाँ सर बताया गया है, बहुभाषीय कंट्री है, बहुभाषीय कंट्री है, जिस वजह से हमें बीच में किसका यूज़ करना पड़ेगा? इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे पूछा कि आप जैसे हिंदी वाले राज्य में रह रहे हैं, हिंदी बोली जाती है, बेसिकली हिंदी बोली जाती है, तो वो हमारी L1 है। L1 बोले तो मदर टंग है, मतलब नेटिव लैंग्वेज है। अब मैंने आपसे बोला क्या आपकी जो मदर टंग है, क्या आपकी वो फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है? तो वो आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज नहीं हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। जैसे कोई तमिलनाडु में तमिल बोलता है, उसको हिंदी नहीं आती है, तो उसके लिए फिर हिंदी फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी। आई ना बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? आई बात समझ में? अब आई होप सो आपको आगे होगी। टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में आपको देखें तो आपको आइडिया हो, हमने जैसे अभी फ्रांस का एक आपको उदाहरण दिया कि फ्रांस में जो L1 है, जो मदर टंग है, मदर टंग में क्या कंडीशन है? मदर टंग में सर L1 है, नेटिव लैंग्वेज में L1 है, तो फ्रेंच लैंग्वेज है। लेकिन क्या वहाँ पे सर L2 आएगा? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुभाषीय देश नहीं है, तो वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज ही आएगी और फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब देखो, अब यहाँ पे स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, जो अदर लैंग्वेज के स्पीकर है उनको इंग्लिश सिखाना, उनको इंग्लिश सिखाना। उनमें दो कंडीशन आपकी आ जाती है, एक आ जाती है SLA और एक आ जाती नहीं, एक आ जाती है आपकी TESL और एक आ जाती है TEFL।
टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज और टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये आपकी आ जाती है किसमें, TESOL में आ जाती है। देखते हैं उसको भी समझते हैं बढ़िया से। अभी आप ये बताइए कि एक्यूजिशन क्या कहलाता है। एक वर्ड होता है एक्यूजिशन और एक वर्ड होता है लर्निंग, इन दोनों में अंतर क्या है? तो आपको अंतर बताऊं तो एक्यूजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। अब अधिग्रहण और अधिगम में क्या अंतर है, इसको बताना है, इसको समझना है हमें। चलो इसको भी समझते हैं। तो अगर हम अपनी भाषा में देखें तो एक्यूजिशन क्या है, तो हम अपनी भाषा में देखें कि जिस चीज को हम सबकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से बिना जोड़ लगाए चीजें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो एक्यूजिशन कहलाती है। जैसे हिंदी भाषा है, मदर टंग है, L1 है, आपने उसमें जो ज्यादा जोड़ नहीं लगाया है, आपने सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से सीख रखा है उसको, है ना। जैसे मैं खाना खाने जा रहा हूँ या मैं कहीं जा रहा, तो इसमें ग्रामर का आपने ज्यादा वो यूज नहीं किया, आप सिनेमा मूवी देखने के लिए गए, हिंदी बोली जा रही है, तो आपने बेसिकली इन सब चीजों से सीख लिया, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से आपने याद कर ली चीजें। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। एक्वायर, एक्वायर का नाउन क्या होता है, एक्विजिशन, है ना। आई बात समझ में। अब सर लर्निंग क्या कहलाती है, जिसको जोर लगा के लर्न करना पड़ता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं, तो ये लर्निंग है, ये क्या है, लर्निंग है। आई बात समझ में। लेकिन सर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एसोसिएशन, सेकेंड लैंग्वेज एसोसिएशन वो कहलाता है जो एक्विजिशन पर काम करता है। जो ऐसी संस्थाएं जो एक्विजिशन पर काम करती हैं उनको हम एसोसिएशन बोलते हैं। चलो और अच्छे से बात करते हैं, देख लेते हैं। अब देखो, हमने आपसे पूछा चलो इसका हिंदी अनुवाद निकालो आप लोग, हमने आपसे पूछा इसका हिंदी अनुवाद निकालो, ये लिखा हुआ है बढ़िया से, हिंदी अनुवाद निकालो। मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ और अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो मैं बताता हूँ। हिंदी अनुवाद निकालो भाई, इसका निकालो क्या होगा। नहीं बन रहा, और बन भी गया होगा तो अच्छी बात है। आप देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा लैंग्वेज एक्विजिशन और यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब क्या हो जाता है, भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण। और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब हो जाता है भाषा अधिगम। अब सर ये तो हो गया पढ़ाई की भाषा में। हमें ऐसी ट्रिक बताइए, ऐसी चीजें बताइए जिससे हम कनेक्ट कर सके डेली लाइफ से, है ना, चीजें समझ में आ सके कि भाषा अधिग्रहण अब क्या है। मतलब देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो आपकी सबकॉन्शियस प्रोसेस है और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो आपकी कॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब सर लैंग्वेज एक्विजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस कैसे कहलाएगी। देखो, सबकॉन्शियस भी लिखा आ सकता है एग्जाम में और अनकॉन्शियस भी लिखा आ सकता है, तो दोनों चीजें सही है, अचेतन और अवचेतन। सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा फंडा है एक्विजिशन में। आपको ये याद रखना है कि ऐसी चीजें जिनमें हम बिना जोड़ लगाए, बिना किसी चीज के आराम से सीख लेते हैं, उसको एक्विजिशन में रखेंगे, और जिनको जोड़ लगा के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सीखना पड़ता है उनको हम लर्निंग के अंतर्गत रखते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। अब ये जो संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है इसको हम इनपुट हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई हाइपोथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आई हाइपोथेसिस। चलो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इनपुट हाइपोथेसिस। अब इसको समझना, द इनपुट हाइपोथेसिस डेवलप्ड बाय लिंग्विस्ट स्टीफन कर्शन। स्टीफन कर्शन के द्वारा ये इनपुट हाइपोथेसिस डेवलप की गई है। अब इसमें होता क्या है, मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण, और भाषा अधिगम के बीच में ये अंतर बताते हैं। किसने बात की है, स्टीफन कर्शन ने इसके बारे में बात रखी है, एक्विजिशन लर्निंग डिस्टिंक्शन। अब देखो, क्लेमिंग दैट
ये क्लेम करते हैं एक्यूजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। जो एक्यूजिशन है वो आपका क्या है, वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है। अभी नहीं बताया आप लोगों को कि आप किसी भी तरीके से चीजों को याद कर लें, समझ लें, सीख लें, तो वो एक्यूजिशन कहलाता है। वेयर इज लर्निंग इज अ कॉन्शियस वन, और वहीं पर जो लर्निंग है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जब आप जोर जबरदस्ती कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है। तो यही कंडीशन बताई गई है आपकी कि सर लैंग्वेज एक्विजिशन क्या कहलाता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या कहलाता है। आई होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इतनी चीजें सभी को क्लियर हुई, यस और नो? ठीक है, इतना अगर सभी को क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईएलटी देखे हैं और साथ में हमने सिलेबस देखा है कि सिलेबस में हमारे पास में क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में हमारे पास में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल मेथड हो गया, ऑडियो लिंगुअल मेथड हो गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग हो गई है, टीचिंग ऑफ पोइट्री, टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ ग्रामर और कंपोजिशन। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में क्या क्या देखा, सिलेक्शन हो गया, ग्रेडेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, ये सब हमने किस में देखा, सिलेबस में। उसके बाद में हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएलटी में हमने क्या देखा, लैंग्वेज के बारे में। तो L1 फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है, नेटिव लैंग्वेज कहलाती है, मदर टंग भी L1 कहलाती है। L2 क्या कहलाती है, सेकेंड लैंग्वेज कहलाती है। हमारे इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद में फॉरेन लैंग्वेज क्या कहलाती है, तो कोई भी भाषा जो हमें नहीं आती है, चाहे विदेश की हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज में आएंगी। और उन लोगों के लिए हिंदी भी फॉरेन लैंग्वेज में आ सकती है, पंजाबी फॉरेन लैंग्वेज आ सकती है, फ्रेंच, चाइनीज, ये सब फॉरेन लैंग्वेज में आएंगी। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज क्या है, कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसी भाषा जिसको हमें सीखना हो, जिसको हमें सीखना हो, सीखने सिखाने के पर्पज से हम यूज करें, तो वो हमारी टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। फिर चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे फॉरेन लैंग्वेज हो, चाहे सेकेंड लैंग्वेज हो, चाहे L1 हो, कोई भी भाषा हो, वो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है और टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी, जिसको हमें सीखना है। ठीक है, और फॉरेन लैंग्वेज क्या कहलाती है, जो बाहरी भाषाएं होती हैं, L1 L2 को छोड़ दो तो फॉरेन लैंग्वेज आपकी हो जाती है। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हमने सिलेबस के बारे में जाना। सिलेबस के बाद में हमने सबसे पहले फुल फॉर्म देखी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईएलटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने क्या देखा, लैंग्वेज टीचिंग देखा। अब लैंग्वेज टीचिंग तो है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज हम प्रेफर कर रहे हैं इंडिया में, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज है, उसको पढ़ना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज के सेंस में भी देखा, इंग्लिश लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज के सेंस में भी देखा। अब ये कंडीशन हम लोगों ने देखी है, क्लियर हुआ, इतना हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद में हमने बात क्या की कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या कहलाता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या कहलाता है। लैंग्वेज लर्निंग में क्या कंडीशन आती है, जब हम सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का यूज ना करके कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें क्या लैंग्वेज लर्निंग की कंडीशन यूज होती है, कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और लैंग्वेज एक्विजिशन, आप बिना किसी चीज़ के हिंदी बहुत अच्छे से बोलना सीख जाते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा, तो वो कंडीशन जो है लैंग्वेज एक्विजिशन की है। अब क्या सर लैंग्वेज एक्विजिशन में इंग्लिश भी आ जाएगी, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े, आज इंडिया में ही हम बता रहे हैं, इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में अपने बच्चों को भेजती है, जहाँ पे ऑल कन्वर्सेशन इंग्लिश मीडियम में चलती है। तो उनके लिए वो आपका क्या हो जाएगा, उनके लिए वो लैंग्वेज एक्विजिशन का ही पार्ट माना जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ वही चीजें हैं, और वो देख रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, है ना, तो वो भी लैंग्वेज एक्विजिशन का ही पार्ट माना जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो आज हमने इतनी सारी चीजें देखी है। आई होप तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर इतनी सारी चीजें समझ में आई हैं तो गाइस, जितने भी दोस्तों ने कंप्लीट वीडियो देखी है, लाइक जरूर करें, सेशन को लाइक करके। उसके बाद कमेंट सेशन में बताएं कि हाँ सर हमें वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप और वीडियो इसमें लेके आइए, तो मैं आप लोगों को और वीडियो भी लेके आऊँगा बढ़िया से। ठीक है, तो गाइस थैंक यू टू ऑल। आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास जरूर छोटी रहेगी, लेकिन अगली क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच।